Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Ahmad. I am from Department of Mathematics, Gazi University, Derawali. स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 20 की एक एग्जांपल है जो कि 20.8 है। तो आज हम इसे डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमारे पास एक रिले क्वोशेंट दिया गया है। ये जो आपको एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है इसे हम रिले क्वोशेंट भी कहते हैं। इसमें जो नोमिनेटर है और डिनोमिनेटर है ये दोनों ही क्वाड्रेटिक फॉर्म्स हैं। तो हमें कहा गया है कि हमारे पास जो रिले क्वोशेंट है ये मैक्सिमाइज होगा कब। हमें दो मैट्रिसेस दिए गए हैं। बताया गया है कि Q और P जो हैं दोनों सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, दोनों का ट्रांसपोज उनके मैट्रिक्स के इक्वल है। और इसमें एक और चीज़ भी है कि जो हमारे पास मैट्रिक्स Q है ये एक सिमेट्रिक तो है, लेकिन उसके साथ साथ ये पॉजिटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स है। और जो हमारे पास P मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक के साथ साथ पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है। और कहा गया है कि नोट दैट इफ अ पॉइंट x जो है हमारे पास ये एक वेक्टर है n डिमेंशनल। तो ये कहा गया है इस इक्वेशन का इस एक्सप्रेशन का ये जो हमारे पास क्वोशेंट है इस क्वोशेंट का सलूशन है। तो अगर ये इस क्वोशेंट का इस फंक्शन जिसे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, अगर ये वेक्टर इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का सलूशन है तो इसका स्केलर मल्टीपल भी इसका सलूशन होगा। या यूँ कहें कि अगर नॉन ज़ीरो स्केलर ले लें कोई भी, उसे इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो वो भी इस क्वोशेंट का सलूशन होगा। तो देखें ये जो हमारे पास नोमिनेटर या डिनोमिनेटर है ये दोनों ही क्वाड्रेटिक फॉर्म्स हैं। तो इसे हम देखते हैं। देखें x जो है वो हमारे पास एक वेक्टर है और xt जो है वो ट्रांसपोज है। ये हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है x1 और 2x2, ठीक है। और इसी तरह जब हम x ट्रांसपोज p और x निकालते हैं तो ये हमारे पास लास्ट में एक क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाती है। तो हमारे पास p और q दोनों जो हैं वो x ट्रांसपोज qx और x ट्रांसपोज px यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर जो है ये दोनों ही क्वाड्रेटिक फॉर्म्स हैं। अच्छा, अब ये पॉजिटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स क्या होता है और पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स क्या है तो उसे हम ज़रा देख लेते हैं। एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स A इज कॉल्ड पॉजिटिव डेफिनेट इफ इट सेटिस्फाई द एक्सप्रेशन। कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम उसे पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स कहेंगे अगर वो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करता है कि x ट्रांसपोज और उसे मल्टीप्लाई करें हम मैट्रिक्स A के साथ और फिर वेक्टर x के साथ, तो वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो देखिए इसकी एग्जांपल भी बिल्कुल इसी तरह ही है कि जो ही हम x ट्रांसपोज px यानी यहाँ पे हम मैट्रिक्स P ले रहे हैं तो हमारे पास जो लास्ट में हमारा आंसर आया है वो ग्रेटर देन 0 है फॉर एवरी नॉन ज़ीरो वेक्टर, यानी कि यहाँ पे हम 0 नहीं ले सकते। तो इसमें हम जो भी नॉन ज़ीरो वेक्टर पुट करें तो हमेशा हमारा जो आंसर होगा वो एक ऐसा नंबर आएगा जो कि ग्रेटर देन 0 होगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहा करते हैं पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। और अगर बात करें कि पॉजिटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स क्या होता है तो एक ऐसा मैट्रिक्स पॉजिटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स कहलाता है जो कि ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई करे जिसमें हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहते हैं फॉर एवरी वेक्टर, ठीक है। तो हमने एक मैट्रिक्स लिया है जो कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और एक वेक्टर लिया। जब हमने इनको मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो x1 स्क्वायर है। तो इसमें अगर हम 0 पुट करते हैं तो ये आंसर जो आएगा वो 0 आएगा और बाकी तमाम वेक्टर्स के लिए ये ग्रेटर देन 0 आएगा। तो इस टाइप का जो मैट्रिक्स होता है इसे हम पॉजिटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, तो प्रॉब्लम में हमें ये बताया गया है कि अगर आपके पास एक रिले क्वोशेंट है और Q और P जो हैं ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं और Q जो है ये एक पॉजिटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स है और P जो है वो पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है। तो अगर आप कोई वेक्टर अगर इस क्वोशेंट का सलूशन है तो उसका जो स्केलर मल्टीपल होगा वो भी सलूशन होगा। चलें देखते हैं। अब देखें, अब हमने हमारे क्वोशेंट में x की जगह पे हमने tx यानी कि उसका स्केलर मल्टीपल पुट कर दिया है। जो ही हमने स्केलर मल्टीपल पुट किया है तो रिजल्ट हमारे पास बिल्कुल सिमिलर वही क्वोशेंट आ गया है, यानी कि इससे कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ।
यहाँ पे हमारे पास x जो था वो वेक्टर था और t एक स्केलर था। जब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं जैसे कि यहाँ पे लिया गया है, तो स्केलर का तो ट्रांसपोज स्केलर वैसे ही आएगा, लेकिन जो वेक्टर है उसका ट्रांसपोज आ जाएगा। तो जो ही हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर आएगा। तो अगर इसे देखा जाए तो तमाम नॉन ज़ीरो वेक्टर, ये तो बहुत ज़्यादा है, यानी कि हमारे पास इन्फिनिट नॉन ज़ीरो स्केलर्स हो सकते हैं, तो उनके लिए तो बहुत से सोल्यूशन आ जाएंगे। तो हम कैसे प्रूव करें कि हम ये जो एक्सप्रेशन है तमाम नॉन ज़ीरो स्केलर के लिए है। तो इस मल्टीप्लिसिटी ऑफ सोल्यूशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि एक कंस्टेंट ड्रा करते हैं। हम ये कंस्टेंट इम्पोज कर रहे हैं, खुद से ये कंडीशन दे रहे हैं कि हमारे पास जो एक्स टी यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल टू 1 है। जो ही हमने ये कंस्टेंट इम्पोज की तो हमारे पास जो हमारी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम थी वो क्या हो गई, यहाँ पे सिर्फ हमारा नोमिनेटर बच गया है। तो और हमारी जो कंस्ट्रेंट है जो हमने इम्पोज किया है वो है एक्स ट्रांसपोज पी एक्स इज इक्वल टू 1। तो इसे हम कोई भी हमारे पास कंस्ट्रेंट जो प्रॉब्लम्स हैं उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो हम जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसे हम एफ ऑफ एक्स इक्वल कर देते हैं, और जो हमारे पास कंस्ट्रेंट है इसे हम एच ऑफ एक्स एक कंस्ट्रेंट फंक्शन के ज़रिए लिख देते हैं। अब देखिए, एनी फिजिबल पॉइंट फॉर दिस प्रॉब्लम इज रेगुलर। तो बताया गया है कि हमारे पास जो भी फिजिबल पॉइंट होगा इस कंडीशन में वो रेगुलर होगा। अब देखिए फिजिबल पॉइंट क्या होता है। फिजिबल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिस पे जो हमारा वो पॉइंट है वो हमारी गिवन कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करता है। यानी कि फिजिबल पॉइंट इज एनी वेक्टर एक्स दैट सेटिस्फाइज दी कंस्ट्रेंट। तो हमारे पास गिवन कंस्ट्रेंट क्या है, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ट्रांसपोज पी एक्स, और हमारे पास एच ऑफ एक्स जो है वो हम 0 लेते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हमारे पास ये जो कंस्ट्रेंट है वो क्या हो जाएगी, एक्स ट्रांसपोज पी एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है फिजिबल पॉइंट का। अब रेगुलर पॉइंट क्या है। रेगुलर पॉइंट एक ऐसा फिजिबल पॉइंट होता है जिस पर जो हमारे पास कंस्ट्रेंट है हमारी उसका ग्रेडियंट लें वो नॉन जीरो आ जाए, फिर हम हमारे फिजिबल पॉइंट को रेगुलर पॉइंट कहेंगे। यानी अ फिजिबल पॉइंट इज रेगुलर इफ द ग्रेडियंट ऑफ द कंस्ट्रेंट इज नॉन जीरो। तो हमारे पास गिवन कंस्ट्रेंट क्या है, एच ऑफ एक्स है, और इसका अगर हम ग्रेडियंट निकालें अगर वो नॉन जीरो आ जाए तब हम कहेंगे कि वाकई जितने भी हमारे पास फिजिबल पॉइंट हैं वो रेगुलर भी हैं। तो हम देखते हैं हमारे पास गिवन कंस्ट्रेंट एच ऑफ एक्स ये दी गई है, जब हम इसका ग्रेडियंट निकालते हैं तो -2px आ जाता है। और इसे किस तरह हमने ये ग्रेडियंट किस तरह फाइंड किया है, तो देखिए हमारे पास जो हमने एक वेक्टर लिया है x जो कि x1 और x2 पर मुश्तमिल है, और इसका ग्रेडियंट किस तरह आएगा, एक तो पार्शियल x h और पार्शियल x1 आएगा और फिर पार्शियल h और पार्शियल x2। ठीक है, अब हम कंस्ट्रेंट हमारे पास ये हमारी अपनी जो गिवन कंस्ट्रेंट है, और हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं P जो कि P11 P12 और P21 और P22 पर मुश्तमिल है। जब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, P को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास आंसर, और इसी तरह हमने x ट्रांसपोज को फिर हमारे जो गिवन रिजल्ट था उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरह आ गया है। ठीक है, अब क्योंकि कंस्ट्रेंट ये थी तो इसमें हम हमारा जो रिजल्ट है वो पुट करेंगे। तो इस रिजल्ट को पुट करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, हम पार्शियल डेरिवेटिव देने वाले हैं, क्योंकि ग्रेडियंट के लिए हम पार्शियल डेरिवेटिव दिया करते हैं। जो ही हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव दिया x1 के अकॉर्डिंग तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया है, और इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया -2p11 x1 प्लस 2p12 x2, और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2 जब दिया है तो वो कुछ इस तरह आ गया। तो दोनों को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है, तो हमारे पास ग्रेडियंट जो है वो कुछ इस तरह से आ गया है, माइनस यहाँ पे ये माइनस है, थोड़ा ब्लर है तो ये माइनस है। ठीक है, तो यहाँ से हमने -2 कॉमन लिया है, तो इसके बाद हमने सेपरेट कर दिया है दो मैट्रिसेस में। तो ये तो हमारे पास था हमारा मैट्रिक्स P, और ये हमारे पास है हमारा वेक्टर x। तो देखें हमारे पास जो हमारा ग्रेडियंट है वो -2px आ गया। अब ये कैसे नॉन जीरो है, तो देखें सबसे पहले तो हमें पता है कि हमारे पास P जो था वो तो था पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स, वो तो ज़ीरो हो ही नहीं सकता। अब देखिए अगर वो ज़ीरो नहीं हो सकता तो हमारे पास हमने ये कंडीशन भी देखी है कि x ट्रांसपोज px इज इक्वल टू 1 होता है। यानी कि हमारे पास मैट्रिक्स P के साथ अगर कॉलम वेक्टर और उसका ट्रांसपोज मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक नॉन जीरो क्वांटिटी आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये जो क्वांटिटी ये जो वेक्टर है ये भी नॉन जीरो है, क्योंकि अगर ये वेक्टर जीरो हो जाए तो रिजल्ट जीरो आ जाएगा।
अगर नॉन जीरो आ रहा है तो इसका मतलब यही है कि हमारे पास जो वेक्टर है और उसके ट्रांसपोज है ये दोनों नॉन जीरो हैं। अगर ये नॉन जीरो हैं तो हमारे पास -2px भी तो नॉन जीरो होगा। अगर ये नॉन जीरो है तो फिर बिल्कुल एग्जैक्ट है कि हमारे पास जितने भी फिजिकल पॉइंट्स हैं इस कंडीशन में वो तमाम क्या हैं, रेगुलर हैं। अब देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम लैग्रांजियन मेथड इस्तेमाल करने वाले हैं। अच्छा, लैग्रांज मेथड हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? लैग्रांज मेथड असल में जो गिवन कंस्ट्रेंट और ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है इनको सिर्फ एक ही फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि हम उससे फिर डेरिवेटिव लेना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो अच्छा स्टूडेंट्स, जो लैग्रेंजियन मेथड है और लैग्रेंजियन फंक्शन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम f(x) लिखते हैं और उसमें हम ऐड कर देते हैं लैम्डा इंटू हमारे पास जो कंस्ट्रेंट फंक्शन है। ठीक है, तो इसी तरह हमने किया है। हमने सबसे पहले अपना f(x) लिखा है जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और प्लस लैम्डा इंटू हमारे पास कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम पार्शियल डेरिवेटिव लेने वाले हैं इनका। तो लैग्रेंजियन फंक्शन का हम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो हमारे पास अगर कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो तो उसका x ट्रांसपोज ax जो होता है वो 2ax के इक्वल आता है। ठीक है, या इसे आप 2x ट्रांसपोज a के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिया इसका, जब हमने विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव लिया लैग्रेंजियन फंक्शन का, तो हमारे पास क्या आ गया, इसी मेथड के अकॉर्डिंग जब हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया तो वो आ गया हमारे पास 2x ट्रांसपोज q माइनस, और इसका हम जब ये तो स्केलर है हमारे पास, इसे हम लैग्रांज मल्टीप्लायर कहते हैं, और इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा 2x ट्रांसपोज और p। ठीक है, अब देखिए अब हमने यहाँ पे जो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव था उसे हमने ज़ीरो दे दिया। ये किस लिए लिया, ये इसलिए कि हमारे पास जो ग्रेडियंट है वो मैक्सिमम पॉइंट पे, अब जो मैक्सिमम पॉइंट है हमारे पास उस पर ग्रेडियंट ज़ीरो होता है। ग्रेडियंट क्या है, देखिए हम स्लोप को डिफाइन करते हैं कुछ इस तरह के, एक क्वांटिटी का चेंज आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग दूसरी क्वांटिटी कितना चेंज हो रही है, तो वो रिलेशन होता है, हम उसे स्लोप कहा करते हैं। अब ग्रेडियंट क्या है, ग्रेडियंट भी इसे हम जनरलाइज फॉर्म कह सकते हैं स्लोप की। तो इसमें जब हमारे पास कोई फंक्शन एक से ज़्यादा वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा होता है तो उस वक्त हम ग्रेडियंट का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं। तो ग्रेडियंट हमें बताता है कि किस डायरेक्शन में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, कितना इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है हमारा फंक्शन, और वो डायरेक्शन भी बताता है हमें। ठीक है, अब जब हमें इस एग्जांपल में बता दिया गया है कि हमने फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, यानी कि हमारे पास जो पॉइंट है वो मैक्सिमम पॉइंट होना चाहिए, तो हमारे पास जो स्केलर मल्टीपल हो वो एक सेटिस्फाई करेगा, दूसरा इसको मैक्सिमाइज भी करेगा, यानी कि उस पॉइंट पर ये मैक्सिमाइज भी होगा ये पूरा क्वेश्चन। तो उसी कंसेप्ट के मुताबिक जब हमारे पास गिवन मैक्सिमम पॉइंट दिया गया है तो मैक्सिमम पॉइंट पर जो ग्रेडियंट है वो ज़ीरो होगा, क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में ना तो इंक्रीमेंट हो रहा है मैक्सिमम पॉइंट पे, ना ही उसमें कोई कमी आ रही है। जब मैक्सिमम पॉइंट है तो उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं है इस केस में, तो इस वजह से किसी भी डायरेक्शन में ग्रेडियंट की किसी भी फंक्शन जो है उसके जितने भी वेरिएबल है किसी भी डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा होता, तो हमारे पास जो चेंज होता है वो हर तमाम डायरेक्शन में ज़ीरो होता है। तो उसके लिए जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव होंगे हमारे पास वो तमाम हम ज़ीरो कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ज़ीरो वेक्टर लिखा और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो 2 को डिवाइड कर दिया हमने, तो ये कुछ इस फॉर्म में आ गया। इसका ट्रांसपोज दिया हमने, दोनों की तरफ ट्रांसपोज दिया, तो किसी भी हमारे पास जो वेक्टर है इसका डबल ट्रांसपोज दिया, यानी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ जाएगा, तो ये तो हो जाएगा x और q का ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है, अब q का ट्रांसपोज आएगा, p का भी ट्रांसपोज आएगा, क्योंकि ये दोनों स्केलर सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, तो इसलिए हम q ट्रांसपोज को q लिख रहे हैं और p ट्रांसपोज को p लिख रहे हैं। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कुछ इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा, अब देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से आ चुकी है जो कि हमने फाइनल रिजल्ट निकाला है। अब देखें, दिस रिप्रेजेंटेशन इज पॉसिबल बिकॉज पी एस सिमेट्रिक एंड क्यू सिमेट्रिक। अब देखें ये तभी पॉसिबल हुआ है, इस स्टेप से यहाँ तक हम तभी आ सके हैं कि हमारे पास पी और क्यू जो थे हमारे पास वो सिमेट्रिक मैट्रिसेस थे। देखें यहाँ पे हमने क्यू ट्रांसपोज और पी ट्रांसपोज को क्यू और पी लिख दिया, यानी कि कंसेप्ट हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स का लगाया है, तभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं। अब देखें बाई अजम्पशन p ग्रेटर देन 0। अब देखें हमें गिवन है कि p जो है वो पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है, तो p जो है वो ग्रेटर देन 0 है, हिंस p इनवर्स एग्जिस्ट, तो इसका p इनवर्स यानी कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। ये किस तरह होगा, असल में कंसेप्ट ये है कि जितने भी हमारे पास पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स होते हैं, जितने भी मैट्रिक्स हैं वो उनका जो डिटर्मिनेंट होता है वो नॉन ज़ीरो होता है, यानी कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स एग्जिस्ट किया करता है।
तो इसलिए हमने लिखा है कि इसका पी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हमारे पास जो पी इनवर्स है उसे हम प्री मल्टीप्लाई कर देंगे हमारी इक्वेशन के साथ। तो इसके बाद क्या होगा, देखिए जो ही हमने पी इनवर्स को मल्टीप्लाई किया दोनों साइड पे, यहाँ पर तो जीरो वेक्टर आ गया, हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। और यहाँ पे जब पी इनवर्स पी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है फिर हम एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो फिर हमारे पास कुछ इस तरह से रिजल्ट आएगा। और हम जो ये वाला फैक्टर इसे हम इस साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। अब देखिए ये जो फाइनल इक्वेशन है असल में ये आइगन वैल्यू के कंसेप्ट के साथ मैच कर रही है, यानी कि ये एक हमारे पास करेक्टरिस्टिक इक्वेशन की फॉर्म में आ चुकी है। किस तरह आ चुकी है, ये जो हमारे पास पी इनवर्स और क्यू है, ये दो मैट्रिक्स है, इनका प्रोडक्ट है जो है वो भी एक मैट्रिक्स आएगा और कुछ इस फॉर्म में आएगी, यानी कि एक मैट्रिक्स और साथ में एक हमारे पास वेक्टर है इज इक्वल टू एक स्केलर और फिर वेक्टर। ये हमारे पास एक करेक्टरिस्टिक इक्वेशन की फॉर्म है। और आइगन वैल्यू की डेफिनेशन भी कुछ इसी तरह थी कि रूट ऑफ करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज कॉल्ड आइगन वैल्यू। तो ये कंसेप्ट बिल्कुल मैच हो गया है। तो यानी कि हमारे पास जो हमारा एक्स है वो हमारे पास एक रूट की शक्ल में आ चुका है। अब हम ये देखते हैं कि हमने अब तक किया क्या है। हमने किया ये है कि हमें कहा गया था कि हमने स्केलर मल्टीपल को भी सोल्यूशन शो करना है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने एक कंडीशन इम्पोज की है। उसके बाद हमारे पास जो हमारे प्रॉब्लम उस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हुई। उसके बाद हमने लैग्रांज मल्टीप्लायर इस्तेमाल किया, लैग्रांज मेथड इस्तेमाल किया, किस लिए, ताकि हम एक सिंगल फंक्शन हासिल कर सकें। और उससे हमने एक सिंगल फंक्शन हासिल किया और जब हमने उसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास वो एक इक्वेशन के तौर पर आ गया। और वो इक्वेशन थी एक करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जिसमें हमारे पास हमारा जो एक्स था वो एक रूट के तौर पर ज़ाहिर हुआ। तो इससे हमने ये प्रूव कर दिया कि हमारे पास जो स्केलर मल्टीपल था, जो हमने स्केलर मल्टीपल दिया था, वो असल में हमारा सोल्यूशन है। आप देखिए, therefore the solution if it exists is an eigenvector of P inverse Q। आप देखें अगर इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन है तो वो क्या है, वो हमारे पास एक आइगन वेक्टर है। और किस चीज़ का आइगन वेक्टर है, इस मैट्रिक्स का, ठीक है। एंड द लैग्रांज मल्टीप्लायर इज द कोरिस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू। अब एक लैम्डा को हम एज ए लैग्रांज मल्टीप्लायर ले चुके थे, तो यहाँ पे हमारे पास लैग्रांज मल्टीप्लायर इस फॉर्म में आ गया आइगन वैल्यू की फॉर्म में। एज यूजुअल लेट एक्स स्टैटिक एंड लैम्डा स्टैटिक बी दी ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक्स स्टैटिक और लैम्डा स्टैटिक जो होंगे वो हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन होंगे, यानी कि हमारी जो प्रॉब्लम है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो इन पर मैक्सिमाइज होगा। अब देखें, बिकॉज एक्स स्टैटिक ट्रांसपोज बी एक्स स्टैटिक इज इक्वल टू 1, ये बिल्कुल हमारे पास जो हमारी कंस्ट्रेंट थी बिल्कुल उसमें हमने पुट कर दिया। एक्स की जगह पे हमारा जो मैक्सिमम पॉइंट है, मैक्सिमाइजर है, वो हमने पुट कर दिया, ठीक है। अब देखिए पी इनवर्स क्यू एक्स स्टैटिक, फिर हमने इस जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसमें पुट किया है, ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा स्टैटिक इज इक्वल टू एक्स स्टैटिक, उसका ट्रांसपोज क्यू एक्स स्टैटिक, ठीक है। अब देखिए हेंस लैम्डा स्टैटिक इज द मैक्सिमम ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब हमारे पास लैम्डा जो होगी ये मैक्सिमम हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, इस वैल्यू पे हमारा फंक्शन जो होगा वो मैक्सिमाइज होगा। एंड देयरफॉर इज इन फैक्ट द मैक्सिमम आइगन वैल्यू ऑफ बी इनवर्स क्यू। ये जो है हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए मैक्सिमम है और मैक्सिमल आइगन वैल्यू है हमारे इस मैट्रिक्स के लिए, पी इनवर्स क्यू के लिए। इट इज आल्सो कॉल्ड द मैक्सिमल जनरलाइज्ड आइगन वैल्यू। तो इसे हम कभी कभार मैक्सिमल जनरलाइज्ड आइगन वैल्यू कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास एग्जांपल नंबर 20.8। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।